नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल टॉप 30 क्लासेस में स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के एक सेगमेंट पर। तो साथियों, आज हम लोग मैथ के एक सेगमेंट में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। हाँ साथियों, ये जो टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है और यहाँ से खासकर सभी कंपटीशन में लाइक NTPC, RRB और UPSI जैसे तमाम एग्जामों में और SSC जैसे एग्जामों में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे साथियों। तो मैं इस टॉपिक को आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। आज हम कुछ चीज़ें देखेंगे मेंसुरेशन में, क्या चीज़ें होता है, कैसे किया जाता है और कौन कौन चीज़ें हम मेंसुरेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे और उसको आराम से टैकल करेंगे। दोस्तों, आज हम इन सब चीज़ के बारे में एकदम डिटेल से इत्मीनान से सीखेंगे। बहुत जल्दी नहीं, हम लोग को यहाँ पर हम लोग सीखने आए हैं। जब हम लोग सीख लेंगे तब इसके ऊपर हम लोग अभ्यास करना आरम्भ करेंगे। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको केवल सिखाया ही नहीं जाता बल्कि आपका अभ्यास भी कराया जाएगा। तो अभी हम लोग केवल बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। जब हमारा बेसिक मजबूत हो जाएगा मेरे भाई, तभी हम आगे सभी क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए हम समय को गवाए बगैर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम लोग को बात करना है मेंसुरेशन पर। तो आइए चलते हैं मेंसुरेशन की तरफ। तो मेरे भाई, मेंसुरेशन को क्षेत्रमिति कहा जाता है। अब इसी क्षेत्रमिति को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो मेरे भाई, इस चीज को पढ़ने के लिए हम इसको दो भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। हम इसको दो भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। एक है हमारा 2D फिगर, ठीक है ना, एक है मेरा 2D फिगर जिसको मैं बोलते हैं हिंदी में द्विविमीय आकृति। इसमें केवल दो ही विमाएं दिया जाएगा, या तो लंबाई चौड़ाई होगा, या तो चौड़ाई ऊंचाई होगा, या तो ऊंचाई लंबाई होगा। केवल दो ही विमाएं इसके अंदर होगा। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे 3D फिगर, और इसके अंदर हम लोग तीन तीन विमाओं वाले आकृति को चेक करेंगे। जिसके पास तीनों विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों विमाएं होती है, उसको हम लोग 3D आकृति के अंतर्गत देखेंगे। और जिसके अंदर दो विमाएं होती है उसको हम लोग 2D आकृति के अंतर्गत देखते हैं मेरे भाई। तो अब बात होता है कि सर इस 2D में क्या क्या आता है। तो मेरे भाई, 2D में हम लोग सभी के सभी त्रिभुज को पढ़ेंगे, जितने भी ट्रायंगल है सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद सभी के सभी चतुर्भुज को भी इसके अंतर्गत पढ़ना है हम लोग को मेरे भाई। उसके बाद इसी के अंदर हम लोग सर्कल को भी पढ़ना है, मतलब वृत्त को पढ़ना है मेरे भाई। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें 3D में क्या क्या पढ़ना पड़ता है मेरे भाई। 3D में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में पढ़ते हैं, मतलब घन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद घनाभ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बेलन पढ़ेंगे, सिलेंडर। उसके बाद हम शंकु पढ़ेंगे, फिर गोला पढ़ेंगे और उसके बाद अर्धगोला पढ़ेंगे मेरे भाई। इस तरीके से हम लोग इस पूरे सेगमेंट को कवर करने वाले हैं बारी बारी से। ठीक है मेरे भाई। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 2D फिगर पर। ठीक है, आज हमारी बातें होगी 2D फिगर पर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3D फिगर की तरफ चलेंगे। तो पहले हम लोग 2D फिगर को पूरा क्लियर कट समझ लेते हैं कि 2D फिगर में कौन कौन चीजें हैं। अब त्रिभुज भी तो कई टाइप के होते हैं, चतुर्भुज भी तो कई टाइप के होते हैं, और ऐसे ही हमारे वृत्त भी कई टाइप के बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से हमें सभी टाइप को यहाँ पर डिस्कस करना है। आइए हम चलते हैं सबसे पहले अपने ट्राइंगल पर, त्रिभुज पे चलते हैं। हम त्रिभुज का पूरा हम लोग यहाँ पर पोस्टमार्टम करने वाले हैं भाई। आइए चलते हैं त्रिभुज के ऊपर। ट्राइंगल, ट्राइंगल, त्रिभुज। तो मेरे भाई, त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, उसके डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, त्रिभुज क्या होता है। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से एक छोटा सा डेफिनेशन है त्रिभुज का कि तीनों भुजाओं से बंद आकृति, ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसे मेरे भाई, आइए समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा फिगर है, तो ये त्रिभुज है। आप इसको समझ लीजिएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा फिगर है तो ये ट्राइंगल है। ये आपका क्या है, ट्राइंगल। इसके अंदर तीन भुजाएं मेरे भाई, ठीक है, ये ट्राइंगल है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है मेरे भाई। इसको शीर्ष करते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। ठीक है मेरे भाई।
इसके अंदर तीन भुजाएं हैं। अब ये तीनों भुजा अलग अलग हो सकता है। मान लेते हैं ये भुजा ए है यहाँ से यहाँ तक, और ये भुजा यहाँ से यहाँ तक बी है, और ये भुजा यहाँ से यहाँ तक सी। अगर हम ये मान लेंगे तो इसके अंदर तीन भुजाएं हैं और इसके अंदर तीन अंतःकोण भी होता है। इस कोण को अंतःकोण कहा जाता है। इस कोण को क्या कहा जाता है? अंतःकोण कहा जाता है। तो अब बात करते हैं त्रिभुज की प्रॉपर्टी की, कि त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होता है। तो बात करते हैं त्रिभुज की प्रॉपर्टी पर, त्रिभुज के गुणों पर। त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के पास कौन कौन से गुण होते हैं। अगर हमें यह जानकारी नहीं है मेरे भाई तो हम किसी भी सवाल में फंस सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड आता है। सवाल में आपको प्रॉपर्टी लगा लगा के आपसे सवाल पूछा जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे वहीं पर। इसलिए आपको प्रॉपर्टी पता होगा तो आप झट से सभी सवाल को कर जाएंगे। तो मेरे भाई सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि सर इनके पास तीन भुजाएं होती हैं। बिल्कुल सही, तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इनके पास तीन अंतःकोण होते हैं। इनके पास क्या होता है? तीन अंतःकोण होता है। तीन अंतःकोण होते हैं। अंतःकोण को मेरे भाई हिंदी में इंग्लिश में इंटीरियर एंगल। इसके पास क्या होता है? थ्री इंटीरियर एंगल होते हैं, अंतःकोण होता है। और इससे सबसे बड़ी बात यह मेरे भाई, तीसरी बात, कि इसमें तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये तीनों अंतःकोण कौन कौन है मेरे भाई? तीनों अंतःकोण कौन कौन? कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। ये तीन कोण है। ये कोण ए है यहाँ पर, ये कोण बी है और ये कोण सी। इसी को बोलते हैं, जब शीर्ष सी पे बने कोण को कोण सी बोलते हैं, शीर्ष ए पे बने कोण को शीर्ष कोण ए बोलते हैं, शीर्ष बी पे बने कोण को कोण बी बोलते हैं। इस तरीके से तीन कोण हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों अंतःकोणों का योगफल, तीनों अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योग, कोणों का योग, कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है मेरे भाई। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक आपका है, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ लीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी को जब आप ऐड करते हो तो ये 180 डिग्री ही आएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इसको जब ऐड करोगे तो आपका 180 डिग्री ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए मेरे भाई। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात होता है चौथे पॉइंट। चौथे पॉइंट पर हम बात करें तो किसी भी त्रिभुज का, चाहे त्रिभुज कोई सा भी हो मेरे भाई, त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप जो होता है मेरे भाई, वो इनके तीनों भुजाओं का योगफल होता है। अब ये परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि इनके बाउंड्री की जो लंबाई है, इसकी जो परिसीमा है जिसके द्वारा ये घिरा गया है, इस परिसीमा की जो लंबाई होती है मेरे भाई, उसी को बोला जाता है परिमाप। आएगा समझ में? परिमाप का मतलब समझिए लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री की जो लंबाई है मेरे भाई, उसी को बोला जाता है परिमाप, ठीक है ना। तो इसका जो परिमाप होता है, परिमाप किसके बराबर होता है? परिमाप इनके तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। इस चीज को आप समझिएगा, तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है मेरे भाई। तो आपका यहाँ से परिमाप मिल जाएगा, यानी कि परिमाप जो होगा, परिमाप किसके बराबर होगा मेरे भाई? परिमाप हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका परिमाप हो जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से आपका ये परिमाप हो जाएगा, आप समझिएगा। ये है त्रिभुज का परिमाप, ठीक है मेरे भाई। कम से कम इतनी प्रॉपर्टी तो आपको पता होनी चाहिए, कम से कम इतनी प्रॉपर्टी तो आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके कुछ सवाल तो आप टेकन कर पाएंगे। अब जितने भी त्रिभुज होंगे मेरे भाई, उसके अंदर ये सभी प्रॉपर्टी इनबिल्ड होगा, उन सबके अंदर ये प्रॉपर्टी तो आएगा, कम से कम आएगा। समझिए? तो मेरे भाई आपको कुछ चीजें मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दूं एक पल के लिए,
कि मेरे भाई आप समझ लीजिएगा कि अगर ये एंगल अंतःकोण है तो मेरे भाई ये एंगल बाह्य कोण कहलाता है। ये एंगल क्या कहलाता है? बाह्य कोण कहलाता है। इस एंगल को हम बोलते हैं अंतःकोण। ये मेरा अंतःकोण है मेरे भाई, अंतःकोण है, और ये वाला मेरा बाह्य कोण कहलाएगा, बाह्य कोण। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज के एक अंतःकोण तथा उसके संगत जो बाह्य कोण है, इनका योगफल 180 डिग्री बनेगा। यह भी आपको ध्यान देना है कि किसी भी त्रिभुज के एक कोण तथा उसके संगत जो बाह्य कोण होगा, संगत का मतलब उससे जुड़ा होगा, उसके जो बगल में बाह्य कोण होगा मेरे भाई, उसका जब आप जोड़ोगे, उसको जब आप जोड़ोगे तो वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर मैं उसको मेंशन कर दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। किसी त्रिभुज के एक अंतःकोण तथा उसके संगत बाह्य कोण का योगफल क्या है मेरे भाई? 180 डिग्री ही आएगा। इस बात को भी आप थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है। हमें हर तरफ से मुस्तैद रहना पड़ेगा, एकदम चौकाचौंध तरीके से हमें जागरूक रहना पड़ेगा। कि सवाल चाहे जैसे भी आए, हम लोग इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग अगर बना कर रखेंगे मेरे भाई, तो हम सभी सवाल को इजीली कर पाएंगे। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी जो हम बताए हैं अभी त्रिभुज के अंदर, आपको ये बातें समझ में आई होगी मेरे भाई। तो अब रही बात इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के मेरे भाई, अब अगली प्रॉपर्टी के अंदर आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए चलते हैं आगे, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में बात कर लेते हैं। नहीं तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, आगे क्या हम इसी पर सब कुछ मेंशन कर देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे भाई, त्रिभुज चाहे जैसा भी हो, उसका क्षेत्रफल इसी फार्मूले से निकालिएगा, 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। इस बात को आप समझिएगा मेरे भाई, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। ठीक है मेरे भाई, ये है आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला मेरे भाई, इस चीज को आप समझिए। ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है भाई, इसको समझिएगा, यही है वो। ठीक, चलिए मेरे भाई, आप समझिए इस चीज को। इसका कलर मैं चेंज कर देता ताकि आपको अपीयर हो जाए सही से। चलिए, ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी मेरे भाई। तो इस तरीके से हम लोग एक त्रिभुज के अंदर क्या क्या चीजें होता है, हम इस तरीके से आराम से देख पाए। अब ये जो प्रॉपर्टी हम त्रिभुज का पढ़े हैं, अब हम जितने भी त्रिभुज पढ़ेंगे मेरे भाई, सब में यही प्रॉपर्टी लगाना है, बशर्ते उनका फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी यही लगाना है और इसी तरीके से चलना है। तो हम बात करते हैं त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं, उस पर चलते हैं। अब सभी त्रिभुजों को हम बारी बारी से देखते हैं। आइए मेरे भाई, चलते हैं त्रिभुज के प्रकार पर, चलते हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के प्रकार की बात होगा मेरे भाई, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो भाई त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेरे भाई आपको मिलेगा एक ट्राइंगल जिसका नाम है, आपको पता है कि ट्राइंगल 6 टाइप के होते हैं। देयर आर 6 टाइप, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर होता है। कितने होते हैं मेरे भाई? ये 6 होते हैं। इस चीज को समझिएगा,
ये 6 होता है, टोटल 6 होते हैं। 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर होते हैं मेरे भाई, तो आप इसको समझिए। आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे भाई समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मेरे भाई, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक त्रिभुज होता है मेरे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक त्रिभुज ये होता है आपका। ठीक है मेरे भाई, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया। अब दूसरा जो होता है मेरे भाई, उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होता है। आइए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है मेरे भाई। इसी को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक तीसरा होता है मेरे भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, ये है स्केलर ट्रायंगल। ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से आपका ये 3 हो गया। अब बच गए 3 और। अब वो तीनों कौन कौन है, आइए उसको देखते हैं मेरे भाई। अब आता है 3 एंगल के आधार पर। तो अब एंगल के आधार पर जो पहला है मेरे भाई, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलते हैं भाई, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है भाई। तो ये हो गया पहला। इस तरीके से मेरे 4 हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो मेरा जो नेक्स्ट होगा मेरे भाई, उसका नाम हम रखने वाले हैं, उसका नाम होगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई। अब एक ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपका 5 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद लास्ट आपका रह जाता है, लास्ट आपका
लास्ट को हम ऊपर ही बना लेते हैं यहाँ, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से ये हमारे 6 के 6 त्रिभुज हो जाते हैं भाई। इन 6 त्रिभुज की पूरी फिर से प्रॉपर्टी हम लोग को वही सब डिस्कस करनी है। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये हमारे 6 के 6 त्रिभुज होते हैं। अब इन 6 त्रिभुज को हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है। तो इन 6 त्रिभुज में से हमें केवल को सबसे ध्यान देना है तो मेरे भाई एक इन तीनों त्रिभुज पर ध्यान देना और राइट एंगल ट्रायंगल पर। आपको इन 4 ट्रायंगल पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन इन्हीं चारों से मेरे भाई बनते हैं। इन्हीं चारों सबसे अधिक क्वेश्चन आपके बनते हैं। इन्हीं चारों का हमें फिलहाल में फोकस करना है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, ठीक है मेरे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज, इसको क्या कहेंगे बाबू? इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बात होता है कि सर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जैसा कि आपको लग रहा कि नाम में ही छुपा हुआ सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? एक समान होती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में एक समान होती है मेरे भाई, उसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। आई बात सही है? तो आइए देखते हैं। अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक। ये मेरा एक समबाहु बना लेते हैं। यही है मेरा समबाहु त्रिभुज, आप ऐसा समझ लीजिएगा। मैं तो इसको और बड़ा हम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से अपीयर हो जाए। मे भी आपको ये दिख रहा होगा। अब चलिए, तो ये उसका शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी है और ये समबाहु त्रिभुज मेरे भाई। इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर ये भुजा का साइड ए है मेरे भाई तो सभी भुजाएं ए साइड वाली ही होंगी। सभी भुजाएं क्या होंगी? ए साइड वाली होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन की तरफ अगर बढ़े तो हम बोलेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर जिस त्रिभुज की होती है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं भाई, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो हम इसके गुण की बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज में कौन कौन से गुण होते हैं। इसके गुण की अगर हम बात कर लें तो इसका जो पहला गुण है मेरे भाई तो यही है कि इनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे भाई जिस भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं भाई वो समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है मेरे भाई उसके प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। अगर समझे इसके तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और प्रत्येक कोण का मान कितना का मेरे? प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। आप चाहे तो निकाल लीजिएगा। आपको मैंने बताया है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज चाहे जो भी हो प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 60 डिग्री होगा।
सॉरी तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा मेरे भाई। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होगा 180 होगा। तो अब तीनों को जोड़ने पे 180 आएगा मेरे भाई। तो अब तीनों को बराबर भागों में बांट देते हैं, 180 को 3 बराबर भागों में बांट दोगे तो एक एंगल 60 डिग्री का ही आएगा मेरे भाई। आएगा समझ में? इस तरीके से आप समझ पाए होंगे मे भी। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हुई। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। अब बात होता है कि सर इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा ये बता दीजिए। तो परिमाप क्या होगा मेरे भाई? परिमाप, इसका परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योगफल। जैसा कि मैंने पीछे ही बताया है, जितने भी ट्रायंगल आप पढ़ोगे, जितने भी ट्रायंगल आप पढ़ोगे सबकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बशर्ते थोड़ा बहुत अंतर आएगा उसके फॉर्मूलेशन में, लेकिन प्रॉपर्टी वही लगेगी, वैसे ही चलेंगे सब कुछ। तो तीनों भुजाओं का योगफल करेंगे तो तीनों के तीनों ए है, यानी जब आप ऐड करोगे मेरे भाई तो 3a आएगा। इसका मतलब 3 गुणे भुजा, यानी कि परिमाप क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा आपका 3 गुणे में भुजा, यानी उसकी एक भुजा की वैल्यू पता है तो आप उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका परिमाप आ गया, उसका परिमाप आ गया मेरे भाई। अब आती है इसकी चौथी प्रॉपर्टी जिसका नाम है इसका क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल पर बात करें मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? इसका क्षेत्रफल तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो क्या निकलेगा? प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। इस बात पे आपको ध्यान देना मेरे भाई, यार इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अब बात ये होती है सर किसको आधार मानेंगे? तो मेरे भाई आप किसी भी भुजा को आधार मान लेना और उसके सामने वाले शीर्ष से उस पर लंब डाल देना, बस, और कुछ नहीं करना मेरे भाई। तो अगर हम इसको आधार मान लें तो इसके सामने वाला भुजा है, सामने वाला शीर्ष ये है, तो इस शीर्ष से हम इस पर क्या करेंगे मेरे भाई? इसी शीर्ष से हम इस पर लंब डालेंगे, इसी शीर्ष से हम यहाँ से लंब गिराएंगे मेरे भाई। तो यही कहलाएगा इसका लंबवत ऊंचाई। और लंबवत का मतलब कि सामने वाले भुजा पर लंब होना चाहिए। लंब का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये लंब है, नहीं तो लंब नहीं है भाई। अगर ये लंबवत ऊंचाई मुझे मिल जाए, अगर मैं इसका नाम रख दूं n, तो यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 आधार कितना हो गया मेरे को? आधार मेरा BC गुणे में AM हो जाएगा, BC गुणे में AM हो जाएगा। यही इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। अब आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, देखिए क्या आता है। अब इसका क्षेत्रफल आप निकालिए, देखिए क्या आता है। आइए क्षेत्रफल को निकालते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल के लिए, नेक्स्ट पेज लेते हैं ताकि हमें क्षेत्रफल समझ में आ जाए, ठीक है? आइए फिर से हम इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं, हम लोग थोड़ा सा बड़ा फिगर लेकर चल रहे हैं ताकि हमें बातें समझ में आ जाए सर, ठीक है? ये हो गया। अब हम यहाँ से एक लंबी ड्रॉ कर दें मेरे भाई, यहाँ से हम लंब भी ड्रॉ कर दें ताकि हम लोग सब कुछ सही से कर पाए। मान लीजिए ये लंब है, ठीक, ये लंब है तो इसका मतलब 90 डिग्री बनेगा सर। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, और ये साइड आपका टोटल A था सर, और ये भी आपका A था, और ये भी आपका A था, ठीक है भाई? ये सब के सब A थे। तो अब किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर ये A है मेरे भाई तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये A/2 और ये भी A/2 बनेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ये A/2 और ये भी A/2 बनेगा। और आपको ये हाइट निकालना है, यही आपका क्या है? AM है। इसी AM की वैल्यू पता है मेरे भाई, आपको इसी AM की वैल्यू पता करना है। तो आपको पता है ये क्या बन गया है? समकोण त्रिभुज बन गया मेरे भाई, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है मेरे भाई? अब यही सब समकोण त्रिभुज को भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज सर जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज।
जब ये समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग क्या, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा पता हो और तीसरा निकालना हो तो वहाँ हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला साइड पता है, ये वाला साइड पता और ये निकालना है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो साइड पता हो और तीसरा निकालना हो तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय करता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब ये लंब है और ये आधार है और ये हमारा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो अब हमें निकालना है लंब, ठीक है। तो कर्ण मुझे दे रखा है, कर्ण कितना मेरे भाई, कर्ण क्या है, ए बी है। कर्ण मेरा क्या है, ए बी है। तो ए बी का स्क्वायर, लंब क्या है, ए एम है, तो ए एम का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, बी एम है, बी एम का स्क्वायर कर दीजिए मेरे भाई। अब आपको जो निकालना उसको रख दीजिए। आपको ए एम चाहिए तो ए एम को यहीं पे छोड़ दीजिए, बाकी उसको पश्चांतर कर दीजिएगा। तो जब इसको इधर पश्चांतर करेंगे ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में और इधर आपका मिल जाएगा ए एम, बस ए एम का स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ से ए बी का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर। अब आपको ए बी दिया गया होगा, ए बी कितना है सर, ए बी तो ए है, तो हो जाएगा आपका स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस सर माइनस, प्लस में माइनस माइनस बी एम कितना है सर, बी एम ए बटा 2 का स्क्वायर है। तो इसको जब करेंगे तो ए का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर, तो 4 एकम 4 माइनस 1 तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3a स्क्वायर बाई 4 ये आएगा मेरे भाई। यानी कि ए एम का होल स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है मेरे भाई। तो आपको ए एम चाहिए था, तो यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर रूट बन जाएगा। तो ए एम बराबर आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर बाई 4। तो अब रूट के अंदर अगर कोई चीज है तो उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं और स्क्वायर रूट में जिसका पेयर होता है उसको बाहर कर देते हैं, मतलब जो स्क्वायर के रूप में हम लिख पाते हैं जिसको, और उसको बाहर कर देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो ए एम की वैल्यू √3/2 इंटू में ए आएगा मेरे भाई। इस तरीके से ये ए एम की वैल्यू आएगा मेरे भाई, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो ये ए एम की वैल्यू आ गया। तो अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल पर। तो यहाँ से क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहाँ से आपका क्षेत्रफल क्या मिलेगा, तो क्षेत्रफल बराबर आप क्या लिखे थे, 1/2 आधार क्या था, आधार आपका ए बी था ना, ए बी आधार सॉरी बी सी, सॉरी ए बी नहीं है, बी सी को आधार हम लोग माने हैं पीछे। तो ये मेरा बी सी हो जाएगा, बी सी गुणे ए एम था। अब रख दीजिए सबको, तो आपको क्षेत्रफल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको क्षेत्रफल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 बी सी कितना है, बी से सी आपका ए है सर, और गुणे में ए एम हमें निकाले आप 3/2, ए एम कितना है 3√3/2 ए। आप इसको आप सॉल्व करिएगा मेरे भाई, और इसको सॉल्व करके लिखिएगा तो आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, आप देखेंगे तो ये √3/4 ए स्क्वायर आएगा। यही आपका क्या आएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जहाँ ए क्या है, ए है भुजा की लंबाई, ये क्या है भुजा की लंबाई है मेरे भाई, ये भुजा की लंबाई है, ये भुजा की क्या है लंबाई है। इस तरीके से आप समबाहु त्रिभुज का क्या कर लिए, समबाहु त्रिभुज का पूरा पूरा ऑपरेशन कर दिए, कैसे उसका क्षेत्रफल बनाया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो आप इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा मेरे भाई, ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा इस फार्मूले तक पहुंचने के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से समबाहु त्रिभुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। इस तरीके से हमारा समबाहु त्रिभुज होता है कवर। अब हम लोग नेक्स्ट त्रिभुज की बात करेंगे मेरे भाई, जिसका नाम होगा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका नाम क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज पर चर्चा करने वाले हैं। आइए बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पर। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से ही लग रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं
भुजाएं आपस में बराबर होती है, बराबर होती है, वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है मेरे भाई, इसकी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होती है, बस केवल दो भुजा बराबर होती है, तीसरा नहीं होता बराबर। मान लीजिए अगर ये मेरा त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर हम कहते कि इसकी लंबाई ये ए है तो ये भी ए होगी और इसको हम बी मान लेंगे, ठीक है मेरे भाई, या फिर ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि समान यानी कि जो भुजाएं बराबर है, बराबर भुजा के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर ये एंगल x डिग्री का है मेरे भाई, तो ये भी क्या होगा, x डिग्री होगा। और इसके बारे में बाद में पता चलता है, इतना हम लोग को ये पता होगा, अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके संगत जो हमारा, ठीक है, उसके सम्मुख, संगत नहीं, उसके सम्मुख जो भी हमारे एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे, इतना आप समझ लीजिएगा मेरे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के भी गुण होंगे, उन्हीं गुणों को हम लोग को फिर से बारी बारी से पढ़ना है। तो हम इनके गुण की बात करेंगे मेरे भाई। तो पहला तो यही कि इनमें दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक। जैसे कि कौन कौन भुजा, इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या क्या मिलेगा मेरे भाई, ए बी बराबर होगा ए सी के, ठीक। और दूसरी प्रॉपर्टी इसमें है मेरे भाई कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है मेरे भाई। जैसे कि कौन कौन से एंगल, एंगल आपका बी और एंगल आपका सी, यानी कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। मेरे भाई जो बीच में आता है एंगल वहीं पे बनता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो बीच में आएगा एंगल वहीं पे बनेगा। तो मैंने बोला ए बी सी मतलब इस एंगल की बात की है, ए सी बी मतलब इस एंगल की हमने बात किया, इस चीज को आपको पता होना चाहिए, जो बीच में आता है उसी की बात होती है, ठीक है भाई। ये दोनों चीज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी है इसके परिमाप, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, परिमाप की। इसका जो परिमाप होगा मेरे भाई, परिमाप आपको पता है, तीनों भुजाओं का योगफल आप जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ से आपको जब तीनों भुजाओं का योगफल करेंगे तो a प्लस b, तो आपको मिलेगा क्या, a प्लस b। जब आप करेंगे तो आपको परिमाप की वैल्यू क्या मिलेगी, परिमाप की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2a प्लस b मिल जाएगा, 2a प्लस b मिल जाएगा। इस तरीके से इसका परिमाप हो गया। अब फिर से बात होती है बाबू कि इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है। जैसे वहां से हम लोग लंब डाल के क्षेत्रफल निकाले थे मेरे भाई, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, सामने वाली भुजा से इसके आधार पर लंब डालना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम होगा। फार्मूला फिर से वही अप्लाई करोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। यही फार्मूला अप्लाई करेंगे बार बार, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से आएगा 1/2। अब आधार क्या है आपका, आपका आधार क्या है, आधार हम BC फिर से बोल देते हैं, और गुणे लंबवत ऊंचाई हमारा क्या होगा, अगर इसको हम m बोलते तो AM यहाँ पर भी बन जाएगा। और जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, यहाँ से ये b मिल जाएगा गुणे, जब ये b मिल गया मेरे भाई, तो
तो यहाँ जब लंब डाल के आप निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी मेरे भाई? जब आप यहाँ से लंब डाल के निकालेंगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी आप वही समकोण त्रिभुज वाला अप्लाई करेंगे फार्मूला पाइथागोरस वाला, तो आपको क्या मिलेगा? ये जो आपका लंब है, लंब का स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा? आप देख लीजिए पिछले वाले सेक्शन में कि आपने कैसे निकाला था। ये जब हमें समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाएंगे। जब ओवर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें लंब निकालना है मेरे भाई, तो लंब बराबर क्या होगा? लंब बराबर आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, तब जाके आपका ये होगा। तो आपका ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर। अब आधार कितना है मेरे भाई? ये पूरा का पूरा b है, तो ये इतना होगा b/2, ये इतना क्या होगा? b/4। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बाई 4 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो आपको मिलेगा √4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इस पूरे के बारे में इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो आपको मिलेगा 1/4 b√4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आएगा मेरे भाई। इस तरीके से आपका क्या जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो ये जो मैंने क्षेत्रफल और परिमाप निकाल के रख रखे हैं, यही आपके लिए क्या होगा? रामबाण साबित होगा मेरे भाई। बस हम आपको ये दिखा रहे हैं कैसे वो निकाला जाएगा। अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा मेरे भाई, लेकिन आप सही करके आएंगे। आप जल्दबाजी में गलत नहीं करेंगे मेरे भाई, इस चीज का तो आपको भरोसा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को क्या किए? कंप्लीट किए। अब जो हमारा नेक्स्ट त्रिभुज है उसका नाम है विषम बाहु त्रिभुज मेरे भाई। तो विषम बाहु त्रिभुज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है मेरे भाई। और हाँ, जाने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि यदि आपको ये मेरा सेशन समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो मेरे भाई आप इसको अपने सभी मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा, सभी मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।